नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण पे। मैं आशा करती हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे और अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है। अपनी चीज़ों को आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, लिख कर पढ़िए ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। ठीक है। और ये PYQ सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। मोर देन 50% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे। तो प्लीज़ इनको पढ़िए, देखिए, साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है। चलिए अब हम आज की अपनी सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मानुष एक मिनट में पेन का कलर ले लेते हैं। चलिए, मानुष प्रेम भये बैकुंठी किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जायसी की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? जायसी की पंक्तियां हैं। और किससे ली गई हैं? पद्मावत से ली गई हैं। इनका जो पद्मावत काव्य है उससे ली गई हैं और 1540 ईस्वी में ये रचा गया है। इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसकी जो शैली है वो मनस्वी शैली है। कौन सी शैली है? मनस्वी शैली है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और इसमें ये भी ध्यान रख लीजिए कि इसमें कुल कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? भावों की भिड़ंत नामक लेख प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसमें हुआ था? प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये जो पत्रिका थी इसमें क्या था? इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को रविंद्र ठाकुर की नकल कहा गया था। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को रविंद्र ठाकुर की नकल कहा गया था। रविंद्र ठाकुर की कविताओं की नकल कहा गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो हमारी माधुरी पत्रिका है, इनके संपादक कौन थे? इनके संपादक थे दुलारे लाल भार्गव। कौन थे? दुलारे लाल भार्गव। ठीक है, और हंस की हमको पता ही है कौन है, प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या मैथिली श्रेणी गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? संस्कृत वितों का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग, इतिवृत्तात्मकता और मात्रिक छंद। तो क्या नहीं है इनकी? इनके काव्य की विशेषता क्या नहीं है? संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। इनके निबंध से ली गई है। किस निबंध से ली गई है? क्रोध निबंध से ली गई है। और इनके निबंध किसमें भाव, इनके जो निबंध हैं वो किसमें संकलित है? चिंतामणि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? कौन सा है? ये है हमारा चंद हसीनों का खतूत।
ठीक है, ये मैंने जब आपको नहीं कराया, वैसे ये कराऊंगी मैं। हमारा पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों का खतूत। किसका है ये? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बधुआ की बेटी भी इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास है वो हमारा चंद हसीनों का खतूत है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा? तो किसने कहा? ये नगेंद्र ने कहा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नगेंद्र जी ने कहा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। तो मतलब इसमें क्या है, इनका जो कीवर्ड है वो क्या है? इन्होंने बोला है कि छायावाद क्या है? आध्यात्मिक। एक मिनट, दोबारा लिखते हैं इसको। क्या है ये? आध्यात्मिक। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है? आध्यात्मिक छाया का भान। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना? ठीक है, और ये छायावाद को किससे जोड़ते हैं? रहस्यवाद, प्रतीकवाद और चित्रभाववाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन हुआ है? तो जो इन्होंने भारतेंदु जी ने जो भी समाज सुधार के लिए रचनाएं लिखी हैं, उसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का प्रयोग हुआ है? व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। हमको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने मोस्टली व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, और क्यों किया था? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए। इसलिए क्या था व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग? राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताई कहानी किसकी है? तो ताई कहानी किसकी है? ताई है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या है वो? कि जो विशंबर है, विशंबर ने ताई के साथ, ठीक है, विशंबर ने ताई के साथ गल्प मंदिर में प्रेम प्रतिमा के सामने रक्षाबंधन के 2 चित्र बनाए।
ये हमारी ट्रिक है। इसमें क्या है, ताई, गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा, रक्षाबंधन, दो चित्र, ये इनकी इंपॉर्टेंट कहानियां है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे वृंदावन लाल की कौन कौन सी हैं? वृंदावन लाल की है शरणागत, ठीक है, और कौन सी है? कलाकार का दंड। ठीक है, इसके अलावा मन्नू भंडारी की फेमस है मैं हार गई और यही सच है, यही सच है। ठीक है, राजेंद्र यादव की आप मुझे कहानियां कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है कटगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल। मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कटगुलाब। तो हमारा सेकंड वाला ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमारा मैला आंचल 1954 में किसका है? ये रेणु का। ठीक है, सेकंड है हमारा बूंद और समुद्र 1956 में, ये किसका है? ये है अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का। ठीक है, उसके बाद अमृत और विष, ये किस में है? ये 1966 में है, ये भी हमारा अमृतलाल नागर का है। ठीक है, उस लास्ट में है कटगुलाब जो 1996 में लिखा गया, ये किसका है? ये है मृदुला गर्ग का। किसका है? मृदुला गर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? आदर्श समाज व लोगों का, आदर्श और यथार्थ के बीच खड़ी खाई का रूप, समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य और सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष। तो इसमें किसका है? ये 1929 में लिखा गया उपन्यास है। कब लिखा था उन्होंने? 1929 उपन्यास में लिखा था। और यथार्थपरक क्या है? ये यथार्थपरक उपन्यास है, ये भी हमें ध्यान रखना है साथ में। और इसमें क्या है? इसमें सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया है। और इसके नायक कौन है? इसका नायक है विजय और नायिका कौन है? नायिका है हमारी तारा। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक तरीके से विधवा के पुनर्विवाह का प्रश्न भी उठाया गया है। क्या उठाया गया है? विधवा के पुनर्विवाह का। ठीक है, का प्रश्न भी इसमें उठाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन है कि एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? तो ये होता है कारवा से। ये हमें ध्यान रखना है कि जो एकांकी है इसके चरण हैं, 4 चरण हैं। तो तीसरा चरण किससे शुरू होता है? कारवा से शुरू होता है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी को। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करा रखा है। आप मुझे कमेंट में पहला चरण किससे शुरू होता है, दूसरा किससे होता है और चौथा किससे होता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
निम्न में से निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास नहीं है? धूर्त रसिक, इसमें ये पूरा नहीं लिखा, ये है धूर्त। क्या है? धूर्त रसिक काल। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नहीं है, बल्कि किसकी है ये पंक्ति, किसका है ये उपन्यास? ये है लज्जाराम मेहता का। किसका उपन्यास है ये? लज्जाराम मेहता का। ठीक है, आप देखेंगे कि जल्दी ही आपको सामान्य हिंदी की पीवाई की सीरीज भी शुरू दिखाई देंगी, वो हम चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, जितने भी डीएसएस में प्रश्न आए हुए हैं अब तक, वो चैप्टर वाइज हम सारे उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न पत्र भी हम जल्दी खत्म करके अपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उठाने शुरू कर देंगे, या हो सकता है कि ये भी चलते रहें और हिंदी साहित्य के भी आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी हमारे तीनों जो हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं। और इससे आपको क्या याद आता है? इससे याद आता है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विकल्पों में कुछ जीवनियां और उनके लेखक के जोड़े दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, कलम का मजदूर रामविलास शर्मा, महात्मा बुद्ध राहुल संकृतायन और कलम का सिपाही अमृत राय। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें है कलम का मजदूर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और जब मैंने आपको प्रेमचंद से जुड़ा हुआ सेशन कराया था उसमें बताया था कि जो कलम का मजदूर है ये किसका है? ये है मदन गोपाल का। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का ही है, महात्मा बुद्ध जो है वो राहुल संकृतायन का ही है, और कलम का सिपाही अमृत राय का है। बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? तो ये एक उपदेशात्मक प्रकृति का उपन्यास है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उपदेशात्मक प्रवृत्ति का उपन्यास है। इसके अलावा जो तिलस्मी उपन्यास है, ये किसने लिखे? तिलस्मी और यारी उपन्यास। ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपको मैंने ये बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा है इसमें क्या है? इसमें 23 प्रस्ताव है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कितने प्रस्ताव हैं इसके अंदर। इसके अंदर 23 प्रस्ताव है, ये ता है और ये वाह है प्रस्ताव है। और जो हर एक प्रस्ताव जब शुरू होता है तो वो एक उद्देश्य से शुरू होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दुखनी बाला किसका उपन्यास है? ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। किसका है? राधा कृष्ण दास का उपन्यास है दुखनी बाला। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि जो दुखनी बाला है वो राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। और इनका एक और उपन्यास है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा है? निस्सहाय हिंदू। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इनका एक और उपन्यास है, वो है निस्सहाय हिंदू। और दुखनी बाला किसका है? ये भी आपका राधा कृष्ण दास जी का ही उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में जैरे बहस से मुद्दा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। ठीक है, इनको हिंदी साहित्य में गजल का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ये किसकी है? ये दुष्यंत कुमार है की पंक्ति है। ठीक है, और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मैं पहले ही बता चुकी हूँ,
एक तो है सूर्य का स्वागत, ठीक है, और इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है साय में। इसके अलावा मैंने आपको जब ये पढ़ाया था इसके साथ एक और रचना बताई थी, सीढ़ियों पर धूप में, वो किसकी रचना है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, जयद्रथ वध किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो जयद्रथ वध किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1910 में प्रकाशित हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। और ये किसकी कृति है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। 1912 में इनकी कौन सी हुई? भारत भारती, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को हरि गीतिका छंद का बादशाह क्या कहा जाता है? हरि गीतिका छंद का बादशाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राघव विलास। बाकी हमें पता है झरना भी इनकी रचना है, चित्रधार इनका खड़ी बोली का ब्रज भाषा का काव्य संग्रह है, और करुणालय इनका एक गीति नाट्य है। ये एक गीति नाट्य है। ये क्या है? ये इनका ब्रज भाषा का है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और ये किसकी रचना है? राघव विलास। ये विश्वनाथ की रचना है। किसकी रचना है? विश्वनाथ की रचना है। और इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो भी आप ध्यान रखेंगे, साहित्य दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको वाणी का डिक्टेटर कहा गया है? तो कबीरदास जी को कहा गया है। और किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी भाषा है सदुक्कड़ी। किसने बोली? शुक्ल जी ने। और पंचमेल किसने बोली? श्याम सुंदर दास ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? तो युगधारा नागार्जुन की एक काव्य कृति है, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे किसकी है? नागार्जुन की है, 1953 में लिखी गई, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये मैथिली में किस नाम से रचनाएं करते थे? यात्री नाम से। मैथिली भाषा में किस नाम से करते थे? यात्री नाम से रचनाएं करते थे। इनके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है? ये हमको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और साथ साथ बहुत सिंपल भी है। जैसे सरोज स्मृति जो है वो हमारा शोक गीत माना जाता है, और ये हिंदी का प्रथम शोक गीत है। इससे पहले हिंदी में कोई भी शोक गीत नहीं लिखा गया। हिंदी का प्रथम शोक गीत है। और किसने लिखा है? ये
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कब लिखा था इन्होंने ये लिखा था इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर, जिसका नाम क्या था, सरोज। ठीक है, यामा हमें पता ही है किसकी रचना है, ये महादेवी जी की रचना है। ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? तो हमें पता है कि नई कविता के कौन हैं, ये हैं हमारे अज्ञा जी। बाकी तीनों हमारे छायावाद के हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। और कुल प्रमुख स्तंभ कितने हैं? ये हमारे 4 हैं, इनमें एक महादेवी जी भी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अज्ञा हमारे नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? तो कौन सा है? साकेत। कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? साकेत महाकाव्य है, 1931 में लिखा गया, मैथिली शरण गुप्त का। आप देखेंगे कि मैथिली शरण की रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इनसे एक ही प्रश्न पत्र में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सारी ही रचनाएं वैसे तो मैथिली शरण गुप्त की है, ये महाकाव्य है। बाकी अभिमन्यु वध, पंचवटी और जयद्रथ वध ये क्या है? ये खंड काव्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक है? ठीक है, तो केशव ग्रंथावली किसके द्वारा लिखी गई? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा केशव ग्रंथावली लिखी गई है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और श्याम सुंदर दास ने किसको संपादित ग्रंथ क्या है इनके? छत्र प्रकाश और राधा कृष्ण गीतावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? नीरजा। बाकी कुकुरमुत्ता, जागो फिर एक बार, बादल राग, ये तीनों मुक्त छंद की कविताएं हैं और निराला जी द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, जबकि नीरजा जो है ये मुक्त छंद की कविता नहीं है, ये 1935 में लिखी गई है। और किसने लिखी है? ये महादेवी जी ने लिखी है। ठीक है, और निराला जी को हम जानते हैं क्या कहा जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मोस्टली मुक्त छंद में ही लिखी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरी तेरी यही दशा कविता की रचयिता कौन है? तो ये महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी है इस कविता के रचनाकार। और ये इम्पोर्टेंट रचना है, इसको हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, साखी रचना किसकी है? तो साखी किसकी है? कबीरदास जी की रचना है। क्या कौन सी है? साखी सबद रमैनी। और ये किस उससे लिखा गया? ये बीजक से इनका किया गया। और किसने करा? धर दास ने करा। ठीक है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। और भी बहुत सारी हैं, जब हम पढ़ेंगे इनको अकेले अकेले तब देखेंगे। और जायसी की कौन सी है? पद्मावत। इसके अलावा इनकी भी बहुत सारी हैं। और विद्यापति की है जो फेमस है वो पदावली। ठीक है, इसके अलावा इनकी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, ठीक है, भू परिक्रमा, तो ये सारी किसके? गंगा वाक्यावली, ये सारी हमारी विद्यापति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। पंक्तियां किस कवि की हैं?
तो ये हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं और प्रिय प्रवास की पंक्ति है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति के कोमल कल्पना का कवि किसको कहा गया है? पंत जी को कहा गया है। ये तो आप सब जानते हैं कि पंत जी को प्रकृति की कोमल कल्पना का कवि कहा गया है। इसके अलावा इनको संवेदनशील इंद्रिया बोध का कवि भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? तो नरेश मेहता है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता है। ये एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। क्या है? ये एक प्रबंध काव्य है और इनको क्या कहा जाता है? इनको संस्कृत स्मृतियों का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी है? वन पाखी सुनो, ठीक है, कौन सी है? एक तो वन पाखी सुनो, ये बल्कि इनका पहला काव्य संग्रह है। वन पाखी सुनो क्या है? पहला काव्य संग्रह है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। महाप्रस्थान, और इनकी महाप्रस्थान बहुत बार पूछी गई है। महाप्रस्थान, शबरी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई क्लासेस पसंद आ रही होंगी। इनको कृपया बार बार देखें, सुने और इनके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराई जा रही है और अभी तक एक एक पेपर सब ले रहे हैं। मैं आपको ये 5वां पेपर करा रही हूँ और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। ठीक है, और अब त्योहार है 2 दिन, तो कल और परसों क्लास नहीं होगी, उसके बाद से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी और बहुत सारी नई चीज़ें उसमें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। अपने साथियों को शेयर करें, बार बार चीज़ों को बताएं। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।